नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर सीरीज़ की क्लासेस में। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। और अगर हम लोग कल की कुछ घटनाओं पर बात करें, पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा पहले, उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल जैसा कि हम लोग करते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात, कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई भारत में। विशाखापट्टनम में एलजी के जो कंपनी है, साउथ कोरिया की जो कंपनी है, उसकी पॉलीमर बनाने की जो सहायक कंपनी थी, उसमें स्टीरिन नामक जो गैस है उसका रिसाव हुआ और उसके कारण लगभग 11 लोगों की डेथ हो गई। बेहोश भी हुए हैं बहुत सारे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आए होंगे बहुत सारे लोगों के सामने, लेकिन 11 ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक तो जिनकी डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि ये हम एक तो पहले ही हम लोग कोविड-19 की महामारी से दो हाथ कर रहे हैं, अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिव खबर है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव खबर ये है कि पिछले लगभग 2-3 दिनों से लगभग 13 राज्यों में कोई भी कोरोना से संबंधित कोई भी पॉजिटिव का मामला नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव वहीं ये बात है कि मुंबई नहीं, महाराष्ट्र, आपका गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगातार केसेस बढ़ते जाने लग रहे हैं। इवन तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु और हरियाणा में आपके लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कल तक जो ये स्टेट वैसे स्टेट थे जिनकी सेंटर तारीफ़ करता था कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और बचाव के लिए आप लोगों ने कोविड-19 से अपनी जनता को ठीक ढंग से बचाया है। आज उन्हीं स्टेट के सामने कोरोना वायरस एक चुनौती के तौर पर खड़ा है और लगातार वो अपने पैर पसार ही रहा है, लगातार वो फैलता जा रहा है। तो ये चिंता की बात है। कल जैसा कि हमारे इनिशिएटिव का पर्पस है, बहुत सारे बच्चों ने कम से कम 8 या 10 बच्चों ने कल मेरे पास पिक सेंड की अपनी, जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ पब्लिक की, कुछ ना कुछ लोगों की सहायता की है। ठीक है, और नोट्स की भी उन्होंने पिक सेंड की है, जो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मेरे को खुद को ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और आप लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना मैं आप लोगों से इंस्पायर होकर कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कल एक सवाल और भी है। कल ये सवाल बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर यूपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। अब भाई ऑफिशियल तो मेरे को भी पता नहीं है कि कब होगा, वो तो यूपीएससी खुद ही बताएगी। लेकिन आप ये मान के चलो, ये मान के क्या, ये फैक्ट है कि यूपीएससी जब भी डेट अनाउंस करेगी, कम से कम 1 महीना पहले आपको डेट बताएगी वो। अभी 20 मई को यूपीएससी की मीटिंग होगी। 20 मई को अगर वो बताती है तो लगभग आप मान के चलो कि 20 जून की ही बताएगी वो। 1 महीने का टाइम वो आपको देगी ही देगी। तो 1 महीने का टाइम काफ़ी पर्याप्त टाइम है। अभी आपका रिवीजन हो ही चुका है, 1-2 बार और रिवीजन हो जाएगा, तो पीटी तक तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये मेरा विश्वास है आप लोगों के प्रति। और एक और बात करें, किसी ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि सर जो ये गवर्नमेंट ने लीकर की जो शॉप खोली हैं, शराब की जो दुकानें खोली हैं, ये अच्छा स्टेप है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव आएंगे या इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका सवाल ये था कि क्या सरकार केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए है और वो रेवेन्यू बेशक लोगों की जान के ऊपर लिया जाए, क्या सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, ये ठीक है, ये एक इमोशनल है, आप इस बात को कह सकते हो। लेकिन अगर फैक्ट वाइज हम लोग बात करें, फैक्ट पे मैंने पहले ही बोला, थोड़ा रैशनल बन के सोचो आप लोग। आपको कल को गवर्नमेंट चलानी है तो बी रैशनल, आपको थोड़ा रैशनल बनना पड़ेगा। पहली बात, गवर्नमेंट की अगर हम टोटल इनकम की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है वो कोविड-19 से लड़ाई लड़ पाए, इतना पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है ना। तो अगर टोटल ओवरऑल उसके इनकम की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो आप लगा लीजिए लगभग 42 से लेकर 46% जो
गवर्नमेंट की इनकम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, वो टैक्स रेवेन्यू से होती है। उसको जो टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त होता है स्टेट गवर्नमेंट को, उससे होती है। अब अगर टैक्स रेवेन्यू को भी हम सेग्रीगेट करें, उसको अलग अलग करें, तो आपका स्टेट जीएसटी से लगभग उसको लगभग 30% लगभग उसको स्टेट जीएसटी से मिलता है। अब आप खुद सोचिए, स्टेट जीएसटी से अगर मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी शॉप बंद है, मॉल बंद है, सैलून बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, सब कुछ बंद है, तो स्टेट जीएसटी आएगा कहाँ से? फैक्ट्रियाँ बंद है, तो स्टेट जीएसटी तो कुछ आ ही नहीं रहा कुछ खास। मैं आपको डाटा भी देता हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि लाइक जैसा कि उनका रिकॉर्ड है, वो मतलब करते आए हैं, लाइक पिछले साल इसी दिनों में, लाइक अप्रैल के महीने में उनको लगभग 3500 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी टैक्स रेवेन्यू से, लेकिन अब की बार मात्र 400 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, केवल 400 करोड़ रुपए की। कहाँ 3500 करोड़ है, कहाँ 400 करोड़ है, आप समझ लीजिए इस बात को। दूसरा, लीकर पर अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो लीकर पर लगभग 11%, 11 से लेकर 12% से इनकम होती है रेवेन्यू कलेक्शन में। मतलब एक अच्छा खासा रोल है लीकर का, शराब का एक अच्छा खासा रोल है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो लगभग दिल्ली सरकार ने पिछले साल लगभग 5000 करोड़ रुपए आपके शराब से ही कलेक्ट करके कमाए हैं। तो ये फैक्ट है, आप लोग इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने का लीकर एक सबसे आसान और एक सबसे प्रभावी उपाय है, एक साधन है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब गुजरात और बिहार जैसे जो ड्राई स्टेट है जहाँ पर शराब बैन है, तो वो लोग तो फिर क्या करेंगे? वो लोग कैसे कमाएंगे? उनका घाटा कैसे ख़त्म होगा? उनके पास रेवेन्यू का क्या सोर्सेज हैं? क्योंकि उन लोगों ने तो बैन करके रखी हुई शराब। तो देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ अपने तरीके होंगे। वो लोग अपने कर्मचारियों की सैलरी को कम करेंगे, डीआरएंस जो अलाउंसेस होते हैं, डीए वगैरह, उनको कट करेंगे, जैसा कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी की गवर्नमेंट ने अभी किया भी है हाल ही में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी महंगाई भत्ता और डीए वगैरह में आपकी कटौती की है जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं। तो ये सरकार के सबके अपने अलग अलग है, लेकिन वही बात है कि ठीक है, रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है आप लोगों को, लेकिन लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए तो उसके ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे। आप भीड़ मत लगने दीजिए, सही तरीके से मैनेजमेंट कीजिए। लेकिन वही बात है ना, मैनेजमेंट करने के लिए आपको संसाधन चाहिए, पुलिस वर्कर चाहिए, उतनी हमारे पास कैपेसिटी, उतना संख्या बल हमारे पास है नहीं। तो इसका वही हम लोगों ने कल भी बात की, तो इसका हो सकता था कि आप लोग होम डिलीवरी करा दीजिए। आप एक लाइक ऑनलाइन एक पोर्टल बना दीजिए, उस पर आप जाइए, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कराइए और शराब मंगवा लीजिए। अब कल ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे आइए, रजिस्टर कीजिए, शराब का ऑर्डर दीजिए, आपको घर बैठे हम लोग दे देंगे। भले ही इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। जो लोग धूप में खड़े होकर 70% टैक्स ज़्यादा दे सकते हैं, वो घर में बैठे हुए आपको 100 से 120% भी टैक्स ज़्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, लीकर बिल्कुल सही है कि स्टेट के पास फंड कलेक्ट करने का एक सबसे प्रभावी उपाय है। ठीक है, और बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि भाई छोटी मोटी दुकानें खोल देनी चाहिए, लाइक खिलौनों की या लाइक बुक्स की, ये वो ठीक है, लेकिन आप कितने लोग हैं जो ये खरीदेंगे? आप एनसीईआरटी की बुक को आप 60 रुपये की आती है, आप उसको 180 रुपये में तो नहीं बेच सकते हो ना, कौन खरीदेगा? लेकिन शराब ऐसी चीज़ है, आप उसको चाहे 200 रुपये में बिकती है, आप उसको 500 में बेच दो, खरीदने वाले तो खरीद लेंगे। तो वही चीज़ है, रेवेन्यू कलेक्ट करना गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको पता है कि अभी आने वाली सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है, और भी ज़्यादा अभी कंडीशन ख़राब होगी, क्योंकि
ICMR के खुद जो डॉक्टर हैं, खुद जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग कोरोना के पीक पर नहीं पहुंचे हैं। पहले हम पीक पर पहुंचेंगे तभी तो डाउन आएगा, अभी हम लोग पीक पर ही नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम लोगों ने, हमारे पास जो एक हथियार था, लाइक कोरोना से लड़ने का जो हमारे पास हथियार था, लॉकडाउन, वो हमने यूज़ करके देख लिया है। और वो भी उस टाइम पे यूज़ करके देख लिया कि जब तक हम लोग पीक पर भी नहीं पहुँचे हैं। अब अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइक बेरोज़गारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा, आपके उद्योग धंधे, MSME वगैरह वो पूरी तरह से एक प्रकार से डिमोलिश हो जाएंगे। और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट के पास तो बढ़ता ही जाएगा, उनका जो बजट का घाटा वो बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर लॉकडाउन खोलती है गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कि हेल्थ के मामले में अभी जो कोविड-19 जिस रफ्तार से फैल रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ ना कुछ एक प्रकार से बूम आएगा संख्या में, किनकी, कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्याओं में। तो वो भी एक चिंता का विषय है। आप देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से एक मिडल वे लेके चलती है, ठीक है ना। लेकिन वही मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि इन सब चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट ठीक है अपनी जिम्मेदारी कर रही है, निभा रही है, बट हमारी और आप लोगों की, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े रैशनल लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। उन लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। हम ही लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ संभाल कर हम ही लोगों को इस कोविड-19 की चुनौती से पार पाना होगा। अदरवाइज जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तो कोई तरीका ही नहीं है कि एक भी केस इंडिया में ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो लोगों को आप इसके बारे में जागरूक कीजिए, बताइए। देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब चिंता की है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो। अब मीडिया वालों ने भी दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि एक चीज़ बार बार देखकर लोगों का मन उब जाता है, बोर हो जाते हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो है, 1 मई को लगभग आप इंडिया में बात करो तो लगभग 32,000 केसेस थे। 1 मई को 32,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे। आज आपकी 8 मई हुई है, 7 दिनों के अंदर आपका लगभग 57,000-58,000 केसेज हो चुके हैं। बताइए, लगभग 1.5 गुना केसेज लगातार बढ़ गए हैं। इतने कहाँ 32,000 थे और कहाँ आपके 57-58,000 हैं। तो आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, ये तो सच्चाई है। ये संकट है बहुत बड़ा देश के सामने, हमारी अस्तित्व के सामने, पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये चुनौती है हमारे लिए। आप सभी लोग अपनी समझदारी से, संयम से इसका मुकाबला कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। आपके पास संसाधन है तो उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट बनाइए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट बनाइए। पहला है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WAYS, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, ये RBI की द्वारा स्टार्ट की गई एक फैसिलिटी है। RBI द्वारा स्टार्ट की गई एक फैसिलिटी है। इसमें RBI का प्रयास क्या होती है कि RBI गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है। RBI गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है किस लिए, कि जो टेम्परेरी मिसमैच है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में, RBI गवर्नमेंट को टेम्परेरी तौर पर लोन प्रोवाइड करती है। किसको फिलअप करने के लिए, किस गैप को फिलअप करने के लिए, जो गैप आप गवर्नमेंट के खर्च और उसकी इनकम के बीच में आ गया है, उस गैप को बंद करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए, ठीक है। तो ये आपका RBI का एक टेम्परेरी फैसिलिटी है। तीसरी पॉइंट लिखिए इसमें इंटरेस्ट रेट, इसमें जो ब्याज दर होती है वो आपकी रेपो रेट,
रेपो रेट के इक्वल होती है। इसमें जो ब्याज दर होती है वो आपकी रेपो रेट के इक्वल होती है, उसके बराबर होती है। तो ये आपकी वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए सनराइज, SUNRISE, सनराइज। अब यूपीएससी इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकती है सनराइज, या बड़ा करके भी इसको पूरा फुल फॉर्म में पूछ सकती है। तो फुल फॉर्म भी लिख लीजिए सन रेडियो इंटरफेरोमीटर, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर, FERO फेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सनराइज। ये आपका नासा का प्रोजेक्ट है, यह आपका नासा का प्रोजेक्ट है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये स्टडी करता है, इसका काम है अध्ययन करना कि जो सन है हमारा, जो सूर्य है, वो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे स्पेस में सन के द्वारा जो वेदर स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं, तूफान उत्पन्न होते हैं, उसको किस तरह से जनरेट करता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या है, सन की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया जाएगा कि सन इतनी बड़ी मात्रा में जो सन के कारण उत्पन्न होने वाले तूफान हैं, जो हमारे वेदर को डिस्टर्ब करते हैं, वो क्यों जनरेट होते हैं और किस तरह से सूर्य उसको जनरेट करता है। तो वेदर में उत्पन्न होने वाले तूफानों के अध्ययन को करने के लिए सनराइज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये नासा का है, ये नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए अब आप लोग। डेफर्ड काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, डेफर्ड DEFERRED, डिफर्ड काउंटर COUNTR काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर CCYB। ठीक है, ये क्या है? ये आपका RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज से ही नहीं है, ये तो पहले से ही एक है, अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ है। RBI का एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है RBI का। इसके अंतर्गत बैंकों को एक कैपिटल का बफर बना के रखना पड़ता है। इसके अंतर्गत बैंकों को रिस्क से बचने के लिए, या रिस्क कि मान लो कोई फाइनेंशियल रिस्क उत्पन्न हो जाता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए एक कैपिटल बफर, एक कैपिटल क्या बोलते हैं उसको, एक संग्रह बना कर रखना पड़ता है, कैपिटल स्टोर बना के रखना पड़ता है। ठीक है ना, लिख लो, इट इज़ द कैपिटल टू बी केप्ट बाय ए बैंक, इट इज़ द कैपिटल to be kept by a bank to meet business cycle related risk, to meet business cycle related risk। मतलब बिजनेसेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो रिस्क पैदा हो जाता है, उस रिस्क से निपटने के लिए बैंकों के पास ये कैपिटल बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये RBI के अंडर में काम करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि रिसेशन के समय, मंदी के समय बैंकिंग जो सेक्टर होते हैं वो इस क्राइसिस से पार पा सके। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि यदि अर्थव्यवस्था में रिसेशन की स्थिति है, तो बैंकिंग सेक्टर उस चुनौती से पार पा सके, उस चुनौती का सामना कर सके। अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ विनर है अभिजीत बनर्जी, उनका कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी के साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ, वीडियो कन्वर्सेशन हुआ।
तो उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को लोगों के पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब उनके हाथ में नकद कैश देना होगा, और पर व्यक्ति को लगभग 7,000 से लेकर 10,000 जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो गांव में हैं, जो मुख्य धारा से दूर लोग हैं, या जो एक प्रकार से वंचित लोग हैं, उन लोगों को लगभग 7 से लेकर 10,000 रुपये उनके अकाउंट में गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे। तो बिल्कुल एक प्रकार से देखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र, गुजरात, हर कहीं से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वापस अपने गाँव में। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वापस लौट रहे हैं सब लोग। अब ठीक है, वापस लौट तो रहे हैं, लेकिन वो लोग लौटने के बाद उन लोगों के पास ऑप्शन क्या है? पहला सवाल तो यही है कि वो लोग यहाँ से गए क्यों थे? इसलिए तो गए थे कि यहाँ पर काम है ही नहीं, जहाँ के वो लोग स्थानीय निवासी, वहाँ पर काम है नहीं। अपने जीवन को एक ठीक ढंग से व्यतीत करने के लिए थोड़ा इनकम कमा ले, कुछ पैसा कमा ले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें, तो इसलिए वो लोग यहाँ से गए थे। अब वो लोग वापस आ गए हैं। अब वापस वो लोग आ गए तो यहाँ पर तो पहले भी काम नहीं था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि 2 महीने में कुछ ऐसा काम आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और इनको गाँव में ही काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। तो गांव के लेवल पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में बेरोज़गारी, कुपोषण, भूखमरी, ये समस्याएं बढ़ेंगी, ये समस्याएं आपकी बढ़ेंगी, ये फैक्ट है, ये होने वाला है। क्योंकि गांव में अगर आप देखते हो तो लोग एक तो कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा उनके पास कुछ विशेष प्रकार की कुछ स्किल नहीं है, कुछ प्रशिक्षण या कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं कि वो लोग अपना ज्ञान का यूज़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपना मेहनत बेचते हैं, अपना श्रम बेचते हैं और बदले में इनकम लेते हैं। अब काम धंधा है नहीं, कुछ बन नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने मनरेगा में राइज़ कर दिया है कि उनकी इनकम को राइज़ कर दिया, उनकी वेजेस को बढ़ा दिया है, बट वेजेस को बढ़ाने का फ़ायदा तब है ना जब मनरेगा में कहीं ना कहीं आप काम स्टार्ट करवा रहे हो और आप उनको पर डे उनको पैसा दे रहे हो, तब तो है फ़ायदा। लेकिन मनरेगा में भी पेंडिंग रहता है मज़दूरों का पैसा, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए आप, ये भी एक सच्चाई है कि अगर शहर के लोगों को आप पैसा दोगे हाथ में कैश, अगर आप शहर के लोगों को कैश दोगे हाथ में, तो वो लोग जाकर क्या करेंगे? वो लोग या तो बैंक में उसको डिपॉजिट करा देंगे, है ना, या तो वो लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, या वो लोग उसको कुछ ऐसे खर्चों में खर्च करेंगे, ऐसे कामों में खर्च करेंगे जिसका डायरेक्ट हमारे जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लाइक वो लग्जरी लाइफ में स्पेंड कर देंगे, उसको कुछ ऐसा खरीद लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम गांव के लोगों को पैसा हाथ में देते हैं, अगर हम गांव के लोगों को पैसा हाथ में देते हैं तो वो उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की होती हैं। आप उनके हाथ में पैसा दोगे तो एक गांव का मजदूर किसान क्या सोचेगा कि ज़मीन में ही लगा लूँ, क्योंकि शहर में तो अब काम है नहीं, तो शायद पता चले मेरा ही प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, मानसून अच्छा आ जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाए, 2 पैसे कमा लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न होता है वो शहर वालों का और गांव वालों का थोड़ा अलग अलग होता है, तो थोड़ा अलग अलग होता है इस चीज़ में। तो वर्तमान में सरकार को जो ये मंदी आने वाली है, अभी कोरोना की कारण तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि डामाडोल हो ही चुकी है, लेकिन कोरोना से पहले भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 1-2-3% की GDP थी हमारी, ग्रोथ रेट 2-3% थी।
अब तो वो भी नहीं रही होगी। तो अभिजीत बनर्जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि भाई आप लोगों के हाथ में पैसा दो, डिमांड जनरेट कराओ, ग्रामीण लेवल पर विशेषकर आप लोग डिमांड जनरेट कराओ, क्योंकि पैसा वहीं से घूमना स्टार्ट होगा, वहीं से पैसा सर्कुलेट करेगा, तभी जाकर आपकी इंडस्ट्री चलेंगी, तभी जाकर आपका शहरी क्षेत्र में लोगों का कंज्यूम करने की पावर बढ़ेगी। अब किसान अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, अगर वो उत्पादन नहीं करेगा, तो शहर में लोगों के पास दूध है, अनाज है, ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये सब गांव वाले ही तो प्रोड्यूस करते हैं। तो सरकार इसके बारे में शायद कुछ ना कुछ सोच भी रही होगी, बाकी देखते हैं आगे क्या आता है इसका रिजल्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल। पैट्रियट PATRIOT, पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल, ये आपकी USA की है, जो कि USA ने इराक में डिप्लॉय की है, इराक में जो स्थित की है, उनको मतलब वहाँ पर बनाया है, वहाँ पर रखा है। USA की मिसाइल है ये, एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसे डिप्लॉय किया गया है ईरान में। ठीक है ना, और एक है दूसरा लिखिए इसी में, एक है आयरन डोम, IRON DOME, आयरन डोम एयर डिफेंस मिसाइल। ये आपका इजराइल का सिस्टम है, ये आपका इजराइल का सिस्टम है। तीसरा लिखिए फलक, FALAQ, फलक एयर डिफेंस मिसाइल। ये आपका ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आपका ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे UPSC ने थार्ड पूछ लिया था, THAAD थार्ड, किससे संबंधित था? वो USA का एयर डिफेंस सिस्टम था। तो UPSC मैच द फॉलोइंग करा सकती है कि पैट्रियट किसका है, आयरन किसका, फलक किसका, आप मैच कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग, GEOFANCING, जियो फेंसिंग। इस कोविड-19 में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो हुई है कि हमारे देश में एकदम से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ड्रोन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल, कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रहा है सैनिटाइज करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को। हॉस्पिटल में मेडिकल जो रोबोट है उनका इस्तेमाल हो रहा है दवाइयों के लिए, दवाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो इसमें एक और सबसे खूबसूरत चीज़ हुई है, वो है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग क्या है समझ लीजिए, आसान है। जियो एक क्या है, एक वर्चुअल आपकी बाउंड्री है। जैसे अभी रामायण चली हुई है तो लक्ष्मण के द्वारा सीता माता के सामने एक लाइन खींच दी गई थी ना कि भाई ये बाउंड्री है, आप इससे पार मत जाना। तो ये भी एक ऐसी ही वर्चुअल बाउंड्री है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये नेट के द्वारा जनरेट की गई एक वर्चुअल बाउंड्री है। काम कैसे करती है, मान लो एक पेशेंट है, मान लो कोई नाम है किसी का मोहन सोहन, उसको कोविड-19 के कारण उसको क्वारंटीन में रखा गया है, उसको क्वारंटीन में रखा गया है। तो क्या करते हैं कि क्वारंटीन उसके मोबाइल, जो उसका एंड्रॉयड मोबाइल है, उसको GPS से जोड़कर कनेक्ट कर लेती है अथॉरिटी अपने साथ, कनेक्ट कर लेती हैं उसको अपने साथ। तो वो इंसान अब जब भी उसका जो एरिया फिक्स किया गया है, अगर वो उससे बाहर जाएगा तो अथॉरिटीज़ के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा और अथॉरिटी तुरंत जाकर उस व्यक्ति को दोबारा क्वारंटीन में डाल सकती हैं या उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं। तो मतलब देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अथॉरिटी बैठे बैठे ये पता लगा सकती हैं कि ये आदमी जो हमने क्वारंटीन किया था ये बाहर घूम तो नहीं रहा है। ये आपकी जियो फेंसिंग की एक संकल्पना है जो अभी लॉन्च हुई है। तो UPSC सिंपल पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जियो फेंसिंग किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो ये एक वर्चुअल बाउंड्री है
जो क्या करती है कि कोविड-19 के केसेस में जो क्वारंटीन किए गए हैं उनको यदि वो एरिया से बाहर जाते हैं तो अथॉरिटी उनके जीपीएस के माध्यम से उनको ट्रैक कर लेती है और वापस उनको क्वारंटीन में डाल सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, साइटोकिन्स स्टॉर्म। साइटोकिन्स स्टॉर्म, CYTOKINES, साइटोकिन्स स्टॉर्म, STORM। ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोकिन्स क्या चीज़ है। साइटोकिन्स क्या चीज़ है, पॉइंट बनाइए। साइटोकिन्स आपके वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। लिख लीजिए, साइटोकिन्स आपके वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है कि अगर आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो ये एक मैसेंजर का काम करते हैं। जहां आपको चोट लगी है ये वहां से स्टार्ट होंगे और आपके मस्तिष्क तक या आपका ब्रेन, जहां भी आपका सिस्टम होता है वहां तक जाएंगे और इम्यून सिस्टम को जागृत करेंगे कि भाई चलो वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, आपकी ज़रूरत है। मतलब जो हमारे शरीर में टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स जिसको हम इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, उनके पास जाएंगे और उनको ये सूचना देंगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, आप वहाँ चलो और उसको ठीक करो। ये एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो साइटोकिन्स क्या है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो कि वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। ये मैसेंजर का काम करते हैं। जहाँ भी किसी सेल के कोई नुकसान होता तो ये क्या करते हैं, जो टी सेल्स होती है हमारी, जिसको हम इम्यून सेल भी बोलते हैं, उनके पास मैसेज लेके जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी वो ज़रूरत वहाँ पर है। ठीक है ना। तो अब ये जो समझिए, अब साइटोकिन्स जो स्ट्रॉर्म है ये क्या है। साइटोकिन्स जो स्ट्रॉर्म है ये आपकी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइटोकिन्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। साइटोकिन्स जो स्ट्रॉर्म है वो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है साइटोकिन्स का। जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बन जाता है। अब कोई भी चीज़ अति में तो नुकसान देती है, कोई भी चीज़ अति में नुकसान देती है, तो उसके कारण क्या होगा, इससे एक इन्फेक्शन हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इससे इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में और इससे सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है ना। तो कोविड-19 के केसेस में ये हो रहा है। कुछ जो पेशेंट हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई गई हैं। तो कोविड-19 की स्थिति में ये हो रहा है, इसलिए ये हमारे सामने चिंता का विषय है। ठीक है। तो साइटोकिन्स के बारे में हमने जान लिया। टी सेल के बारे में, ये एक इम्यून सेल होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक। अब यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या कर देगी वो, कि साइटोकिन्स जो होते हैं ना वो आरबीसी के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं। वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल ही तो हमारे शरीर को इम्यून पावर देती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। चलिए नेक्स्ट बनाइए, आर्टेमिस प्रोग्राम, ARTEMIS, आर्टेमिस प्रोग्राम। यह नासा का प्रोजेक्ट है। यह नासा का प्रोजेक्ट है और इसके द्वारा नासा चांद पर पहली बार वुमेन को भेजेगा। और इसके द्वारा नासा पहली बार चांद पर वुमेन को भेजेगा। ठीक है ना। तो देखिए यूपीएससी वैसे भी पूछ सकती है, घुमा फिरा के पूछ सकती है कि केवल यूएसए ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को भेजा है। ऐसा तो नहीं है, दूसरे कंट्री ने भी भेज रखा है। तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देगी तो आपको पता लगाना होगा। तो नासा का नेक्स्ट मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें नासा पहली बार वुमेन को चांद पर भेजेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है।
ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इसकी स्थापना 2000 में अहमदाबाद में की थी। इसका सेंटर अहमदाबाद में है, मतलब 2000 में अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत में ग्रास रूट लेवल पर, मतलब गांव के लेवल पर, बिल्कुल नीचे वाले स्तर पर जाकर ग्रास रूट लेवल पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको मजबूत करना है। ट्रेडिशनल जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, जैसे कई ट्रेडिशनल नॉलेज तो हमारी ऐसी हैं कि जो मतलब फैक्ट पर पार उतरती ही नहीं है, वो नहीं। लेकिन जो साइंटिफिक ट्रेडिशनल नॉलेज है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता ही होता है, वो हमारा ट्रेडिशन है, वैसा हम करते आए हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देना है, ये आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सेंटर का एक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए अब आप लोग समाधान चैलेंज। ये आपका MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD प्लस AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, AICTE, इनके बीच में एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया दोनों ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या है कि ये एक ऑनलाइन चैलेंज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन को जनरेट करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देना है। ये आपका समाधान चैलेंज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। चलिए आज बात करते हैं आपके साथ, आज स्टोरी शेयर करते हैं। स्टोरी शेयर करने को तो बहुत सारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आज स्टोरी शेयर करते हैं अशोका की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे नायक की स्टोरी है जिसने भारत की सॉफ्ट पावर, जिसको रियल सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि पूरे वर्ल्ड को उसकी पावर को मानना ही पड़ा। एक ऐसे आदमी की कहानी। मगध का राजा बिंदुसार का पुत्र, बिंदुसार कहते हैं, बिंदुसार के लगभग 100 लड़के थे। तो 100 लड़कों में से 99 को मार कर हरा कर नहीं, अब जो लिखा हुआ वो वही बता रहे हैं कि 99 जो उसके लड़के थे उनको मारकर अशोक राजा बना। तो आप समझ सकते हो कि कितना क्रूर शासक था स्टार्टिंग में अशोक ने खुद लिखा अपने बारे में कि मैं तो पूरा भोग विलास में एक प्रकार से हिंसा जो इंसान को पसंद होती है अंदर से, मेरे अंदर वो खुल के थी, वो सारी चीज़ें मेरे को पसंद थी, ये सारी चीज़ें, और मैंने किया भी। मैंने अपने 99 भाइयों को मारा। तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजा बना। अशोक जब राजा बना तो राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था। देखिए, कोई भी बड़ी, जब आप लोग कोई भी बड़ी ओहदा या कोई बड़ा पद जब हम लोग संभालते तो उससे पहले ट्रेनिंग, उससे पहले एक छोटे लेवल पर काम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको इतना एक्सपीरियंस दे देता है
कि आप उसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज के टाइम में देख लो, आप लोग जब भी कोई IAS या IPS बनता तो उसको पहले स्टेट में जो भी पोस्टिंग दे दी जाती तो पहले DM के अंडर में उनको काम सिखाया जाता। तो वो एक आपका प्रोवोकेशन पीरियड होता है, उसमें आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ज़िले का DM बना दिया जाता है कि आप लोग मसूरी से ट्रेनिंग करके निकलो और डायरेक्ट आपको DM की पद दे दिया गया। नहीं, पहले आपको सिखाया जाता है कि कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो अशोक शासक बना। अशोक के जीवन की सबसे बड़ी बात जिसके लिए वो चर्चा में रहा वो था कलिंग का युद्ध। अब बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देते हैं कि अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण क्यों किया, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो कलिंग था वो उड़ीसा का, जो आज के उड़ीसा का पार्ट है, वो एक व्यापारी हॉटस्पॉट था, व्यापारिक हॉटस्पॉट था जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। बंदरगाह था, समुंदर के पास था। तो मतलब पूरा आप साउथ ईस्ट एरिया में अगर आपको व्यापार करना तो आप कंट्रोल कर सकते हो अच्छी खासी मात्रा में। कुछ लोग कहते हैं, और अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ कि उड़ीसा में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंगा के ऊपर आक्रमण किया। कलिंगा के ऊपर आक्रमण किया अशोक ने। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा युद्ध, देखिए युद्ध ना तो किसी के पक्ष में होता है ना ही किसी के विपक्ष में होता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध करके कोई किसी को इतना बड़ा कुछ हासिल हो जाता है कि वो फिर जन्मों तक उसके साथ रहता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। आप किसी के साथ लड़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ 5-6 साल के बाद आपसे भी कोई लड़ाई करके दोबारा वो चीज़ें ले जाएगा। तो परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके कारण जो इंसान प्रभावित होते हैं, उसके कारण जो जीवन प्रभावित होता है, जो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उसका इम्पैक्ट आपको कई सालों तक देखने को मिलेगा। अब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया और बदले में अमेरिका ने वहाँ पर एटम बम गिराए, और वही आज अलायंस है सबसे ज़बरदस्त USA का जापान। तो पॉलिटिकल पावर तो एक हो गई, लेकिन जो वहाँ के लोगों की जो जीवन है, आज भी वहाँ के लोग, मतलब उस एरिया के नागासाकी और हिरोशिमा के जो लोग हैं वो आज भी अपंग पैदा होते हैं। उनको उभरने में कितने साल लग गए, आज भी जीवन वैसा नहीं हो पाया जैसा पहले था। और वो तो जापान जैसे देश है जो जिनके अंदर जज्बा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो हर स्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। कोई और दूसरा देश हो तो वो तो शायद उभर ही नहीं पाता इन झटकों से। वही है ना। तो कोई ऐसा कोई रियल बेनिफिट हो जाए युद्ध से, ऐसा कोई रियल बेनिफिट नहीं होता। बस एक इंस्टेंट बेनिफिट होता है कि हाँ मेरे को उस टाइम पे बेनिफिट हुआ, आगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। तो आपका लगभग 1 लाख, उस टाइम पे अगर बात करें तो 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। समझ रहे हो ना आप, 1 लाख लोग अगर मारे गए तो कितनी बड़ी बात है। तो 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। लेकिन अशोक को जब ये सारी चीज़ें दिखी तो अशोक के मन में कहीं ना कहीं ये हुआ कि यार आखिरकार हमने ये युद्ध किया तो हमें हासिल क्या हुआ। आम जनता मारी गई, वहाँ के कलिंग के लोग मारे गए, कलिंग के सैनिक मारे गए, मेरे सैनिक मारे गए। किस चीज़ के लिए हमने लड़ाई की? एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, कुछ संसाधनों के लिए। तो इस कलिंग के युद्ध का अशोक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो उसने कहा कि यार अभी ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब सच की तरफ चलते हैं, उस सच को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हर इंसान को प्रयास करना चाहिए। तो अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति उत्सुकता पैदा हुई। हालांकि अशोक पहले शिव का उपासक था, भगवान शिव का, लेकिन उसके बाद फिर अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति कुछ फीलिंग पैदा हुई।
अब जैसे उपगुप्त है, जिसको कहते हैं कि उसने अशोक को ज्ञान दिया, है ना। मोगालीपुत्तिस है, जिसको कहते हैं कि अशोक ने जो तीसरी बौद्ध धर्म की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ही था, और अशोक के कार्यकाल में हुई, जिसमें अभिधम पीटक की स्थापना की गई, संकलन किया गया अभिधम पीटक का। तो अशोक ने ये जान लिया कि देखो, अगर हमें जीना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें इस नेचर के हिसाब से जीना, तो हमें सहिष्णुता, टॉलरेंस का गुण अपने अंदर समाहित करना ही होगा। टॉलरेंस का गुण अपने अंदर समाहित करना ही होगा। और इसीलिए उसने धम्म की नीति का प्रयोग किया। धम्म की नीति का प्रयोग किया। धम्म कोई धर्म नहीं है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धम्म क्या धर्म था। नहीं, धम्म कोई धर्म नहीं है। धर्म आपका क्या, धम्म आपका क्या था? अशोक के द्वारा एक मॉडल कोड ऑफ इथिक्स था। मतलब आपके व्यवहार करने के कुछ पैमाने, कुछ नियम, कायदे, कानून। अगर कोई इंसान अपनाना चाहता है तो आप इस लाइफस्टाइल को भी अपना कर देखिए, ये बहुत अच्छा है। उसने किसी के साथ फोर्स नहीं किया कि आप धम्म की नीति को अपनाओ ही अपनाओ, जबकि वो कर सकता था। वो राजा था, वो जो चाहता वो करवा सकता था, बट उसने कभी नहीं किया। उसने कहा कि अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आप करो, अदरवाइज आप मत करो। तो ये सबसे खूबसूरत बात है अशोक के बारे में कि उसने अपने अंदर, एक बोलना होता है, एक करके दिखाना होता है, तो उसने अपने अंदर पहले टॉलरेंस को अपने अंदर शामिल किया, फिर जाके उसने लोगों को ये चीज़ें सिखाई, है ना। गांधी जी भी तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई बदलाव दूसरे में देखना चाहते तो पहले अपने अंदर लाओ। गांधी जी का अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं तो एक महिला आई गांधी जी के पास और उसने कहा कि गांधी जी, मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, आप कोई समाधान बताओ। तो गांधी जी ने कहा कि आप एक काम करो, 1 हफ्ते के बाद आओ। वो 1 हफ्ते के बाद चली गई। 1 हफ्ते के बाद गई तो गांधी जी ने उसको कहा, उसके लड़के को बुलाकर, बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वो औरत बहुत मतलब उसको चकित हुआ, आश्चर्य हुआ कि उसने बोला कि आप ये बात 1 हफ्ता पहले भी तो कह सकते थे, ये तो पहले भी मेरे को पता थी, अब आपने क्या ऐसा नया मंत्र दे दिया इसको। वो बोला कि मैंने 1 हफ्ता पहले इसलिए नहीं कहा क्योंकि 1 हफ्ता पहले तक मैं खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा, तब जाकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अशोक ने जो धम्म की नीति चलाई, पहले उसको अपने जीवन में उतारा, उसके बाद उसने लोगों को समझाया। धम्म के अंदर जो आज के आप अगर देखो तो बहुत सारे जो हमारे एथिकल वैल्यूज़ होते हैं उन्हीं का एक संग्रह है। जैसे लाइक परोपकार करो, दया का भाव रखो दूसरों के प्रति, है ना, दया का भाव रखो, पाप से मुक्त हो जाओ, विश्व कल्याण की आप विश्व कल्याण के प्रति आप खुद को समर्पित कर दो, हमेशा सच बोलो, आपका कर्म ही आपका सत्य, आपका कर्म ही आपका निर्वाण प्राप्ति का एक मार्ग है। मतलब आप सच्चे मन से अपना कार्य करते रहो, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो धम्म कुछ अलग नहीं था, एक वही बेसिक जो आपके मॉडल कोड होते हैं, वो जो रूल्स होते हैं जो हमारे जीवन में सबको पता है, उन्हीं का एक संग्रह था। उसके बाद फिर अशोक ने अपने लड़का लड़की को श्रीलंका भी भेजा। जो श्रीलंका आज जो बौद्ध धर्म का एक मतलब बहुत सारे श्रीलंकन आते हैं यहाँ बिहार में, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो वैसा ही है। तो फिर उसके बाद उसने तिब्बत पर भी अपने उनको भेजा कि आप वहाँ भी जाओ। उसने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किया कि आपका काम ही धर्म को फैलाना है, धर्म को नहीं, इस धम्म को फैलाना है। ये जो आपके इथिकल वैल्यूज़ है आपको इनको फैलाना है, ठीक है ना। तो अशोक ने ये सारी चीज़ें की। और आज भी भारत सरकार भी अगर आप देखो, या हमारा संविधान देखो, या हमारी आप एक पर्सनल लाइफ देख लो, या हमारे सोशल नॉर्म्स देख लो, सामाजिक नियम देख लो, उसमें कहीं ना कहीं धम्म आज भी वर्तमान में भी आपका है, वर्तमान में भी आपका है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री कभी भी समाप्त नहीं होती है, हिस्ट्री हमेशा चलती रहती है। बस हिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो बदल बदल कर आपके सामने आता रहता है। कभी कोई अशोक ने वो काम कर दिया
उस शताब्दी में आज आकर कोई नेता उस जैसा ही कोई काम करके दिखा देगा। तो चीज़ें एक दूसरे को रिपीट करती रहती है और हिस्ट्री आपको मैसेज देती है कि आपने जो पहले गलतियां की है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख ली है, अब ये दोबारा मत करना। ठीक है, तो अशोक के जीवन की यही स्टोरी है छोटी सी। तो इंसान में सुधार करने की क्षमता हमेशा होती है। अशोक ने इतने बड़ा नरसंहार करने के बाद उसको फील हुआ कि नहीं करना चाहिए, तो वो सुधर गया। तो ये चीज़ें सबके साथ है, गलतियां करके ही इंसान सीखता है। लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों से कम सीख तो लेता है। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोगों से यही है कि आप लोग के जो जिस तैयारी में आप जिस जोश से लगे हुए उससे लगे रहिए। कोविड-19 की इस महामारी का डटकर मुकाबला कीजिए, जितना हो सके लोगों की सहायता कीजिए और जितना हो सके हमारे इस इनिशिएटिव को आप आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए इसके बारे में, जितना ज़्यादा उसके आप इसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि लोग और भी जुड़ सके हम लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।